उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सखर बैराज के बारे में पढ़ा था। आपको बताया गया था कि आबादी के लिहाज से सखर जो है सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। आपको मैंने ये भी बताया था कि आबादी के लिहाज से सूबा सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, ठीक है। और सखर जो है ये 3 सूबों के मिलाप के संगे मिल पर थोड़े से फासले पर वाक़ है, यानी यहाँ से तीनों सूबों को रास्ता जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जहाँ जहाँ पर दूर देहात में पानी की रसद नहीं है, वहाँ पर तीनों सूबों में इसकी रसद कामयाबी से पहुँचाई जाती है। इसके अलावा आपको बैराज के मायने बताए गए थे कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, बैराज किसे कहते हैं। पानी के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाने के लिए बैराज को इस्तेमाल किया जाता है, दरियाओं पर बंद बांध के। और आपको इसकी डिटेल भी बताई गई थी कि इस बैराज की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसमें कितने दरवाजे हैं और हर दरवाजे का क्या वज़न है। आइए हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं, जो रिमेनिंग चैप्टर है। सखर बैराज की 22 सिमत 4 नहरें निकलती हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था कि दाईं तरफ 3 नहरें निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पर अब बाईं तरफ का जिक्र हो रहा है कि बाईं से 4 नहरें निकलती हैं। पहली नहर का नाम खैरपुर वेस्ट कैनाल है, इसकी लंबाई तकरीबन 42 मील है। दूसरी रोहड़ी कैनाल जो कि 28 मील लंबी है। तीसरी नहर राना कैनाल जिसकी लंबाई 226 मील है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप नहरों के नाम पढ़ रहे हैं, ये जिस किस्म के नाम है, ज़ाहिर सी बात है इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के जो इलाकाई नाम हैं या जो इलाकाई ज़बानों में उन जगहों के नाम है, उसी के नाम से इनको नामज़द किया गया है। अच्छा, चौथी नहर का नाम खैरपुर ईस्ट कैनाल है जो कि 85 मील लंबी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम नहरें जो यहाँ से निकलती हैं वो काफ़ी तादाद में भी ज़्यादा हैं और उनकी चौड़ाई और लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। गोया ये काफ़ी बड़ा रकबा सैराब करती हैं इन इलाकों का। गोया पाकिस्तान के आपाशी निज़ाम के में इन नहरों का 25% बनता है। अच्छा जी, पाकिस्तान में अगर आपाशी का निज़ाम में से 100% निकाला जाए तो 25% सिर्फ 25% हिस्सा जो है सिर्फ सखर बैराज से लिया जाता है और बाकी का 75% जो है बाकी के डैम्स और बैराजों से कवर किया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सखर बैराज पाकिस्तान के आपाशी के निज़ाम में कितनी अहमियत का हामिल है। ये नहरें न सिर्फ सिंध के बेशतर इलाकों को सैराब करती हैं बल्कि बलूचिस्तान के इलाका डेरा मुराद जमाली के सहराई इलाकों तक भी आपाशी इन्हीं नहरों की बदौलत होती है। मजमूई तौर पर इन नहरों से तकरीबन 75 लाख एकड़ रकबे को पानी फराहम किया जाता है। ये तमाम नहरें बड़ी नहरें हैं। एक नहर राना कैनाल की चौड़ाई तो नहर सुइस और नहर पानामा से भी ज़्यादा है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर समझी जाती है, ठीक है। इस पैराग्राफ में देखिए कि 25% हिस्सा कवर करता है सखर बैराज पाकिस्तान के आपाशी के निज़ाम का। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये 3 सूबों के संगे मील पर तकरीबन वाक़या है ये सखर बैराज। तो ये सिर्फ सिंध को नहीं पानी प्रोवाइड करता बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान के भी इर्द गिर्द के जो सहराई इलाके हैं उनको भी इसी की बदौलत जो है पानी का निज़ाम फराहम किया जाता है, ठीक है। 75 लाख एकड़ रकबे को पानी फराहम किया जाता है इससे तकरीबन। सखर बैराज की तामीर का मकसद सिंध की सरजमीन को सरसब्ज़ व शादाब बनाना और पानी के ज़िया को रोककर उसे दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाना था। बैराज की तामीर के लिए सखर का इलाका इसलिए मुंतखब किया गया कि इस इलाके की ज़मीन ज़रखेज़ है लेकिन सैलाब आने की वजह से बहुत बड़ी तबाही होती थी। सखर बैराज के बनने से सैलाबी पानी से आने वाली तबाही में बहुत हद तक कमी हो गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ढलवानी इलाका है, यहाँ पर जब बारिशों का पानी आता है तो सैलाब की सूरत अख्तियार कर जाता है। तो उस सैलाब के पानी को मुफीद बनाने के लिए चूँकि सिंध का और बलूचिस्तान के आसपास का जो इलाका है, स्पेशली बलूचिस्तान का डेरा मुराद जमाली का इलाका सहराई है, तो वहाँ पर बलूचिस्तान तकरीबन काफ़ी हिस्सा बलूचिस्तान का पहाड़ों पर मुश्तमिल है और वो काफ़ी खुश्की वाला इलाका है। पानी की बहुत कमी है सिंध और बलूचिस्तान की तरफ। तो जब भी वहाँ पर बारिश होती है तो वो पानी सैलाब की सूरत में बहकर ज़ाया हो जाता था, ठीक है। तो उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने इस सैलाबी पानी से जो तबाही आती थी, पूरे गांव उजड़ जाते थे, इस पानी को
ایک تو تباہی کو بچانے کے تباہی سے بچانے کے لیے اس سارے ارد گرد کے جو زرخیز علاقے ہیں ان کو، اور پھر اس پانی کو مفید طریقے سے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے بیراج بنا دیے، جس کی وجہ سے سیلابی پانی میں بہت حد تک کمی آ گئی، یہ اس کی تباہ کاریاں کم ہو گئی۔ سکھر بیراج ہمارا تاریخی ورثہ ہے، اس کی حفاظت اور اسے بہتر سے بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بیراج اور اس سے نکلنے والی نہروں کا سب سے بڑا مسئلہ مٹی کا جمع ہونا ہے، جس کے باعث نہروں میں پانی کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر سال اس سے مٹی نکالنے کی بھل صفائی مہم چلائی جاتی ہے اور ایک خطیر رقم اس مقصد کے لیے خرچ کی جاتی ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ بعض مقامات پر غفلت کا مظاہرہ تاریخی ورثہ ہے، کیونکہ ایک تو بہت پرانا ہے، بہت زیادہ انگریزوں کے زمانے کا یہ تاریخی ورثہ ہے، ان کے دور حکومت میں بنا تھا، تو اس کی حفاظت اور اسے بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ہمارے قریبی علاقوں میں نہریں آپ دیکھتے ہیں نا اکثر، یہ اسی طرح بڑے بڑے بیراج، بڑے بڑے دریاؤں پر بیراج بنائے جاتے ہیں، پھر ان سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بیراج کے پاس بڑی نہریں ہوتی ہیں، پھر یہ مختلف علاقوں میں جب جاتی ہیں اسی طرح ان کو مختلف نہروں، چھوٹی نہروں کی شکل میں اختیار کر کے آبپاشی کا نظام چلایا جاتا ہے۔ تو ہمارے قریبی علاقوں میں جو نہریں آپ دیکھتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں گندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ نہر کا جو پانی ہے وہ روانی سے چلتا رہے اور متاثر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس جو نالے، ندیاں یا دریا ہیں یا نہریں ہیں، ہم ان میں گندگی نہ پھینکیں، ان کے پانی کو صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی صفائی پر ایک بہت بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان نے سکھر بیراج کے پانی کو ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے 2004 میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی، جو جولائی 2005 تک جاری رہی۔ ماہرین کے مطابق سکھر بیراج کی بحالی کے اس کام سے اس کی عمر میں 60 سے 70 سال کا اضافہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب سکھر بیراج، یہ جتنے بھی بیراج یا ڈیمز ہوتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی جو صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اور پانی کو بہتر طریقے سے ذخیرہ کرنے کے لیے اس کے اوپر باقاعدہ ماہرین کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ تو اس میں آپ نے اس چیپٹر میں کیا سیکھا کہ سکھر بیراج جو ہے تو سندھ کے مختلف علاقوں کو سیراب کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ بلوچستان کے علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کا آبپاشی کا نظام دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی کے نظاموں میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ بلوچستان میں ڈیرہ مراد جمالی کے صحرائی علاقوں کو سیراب کرتا ہے، آبپاشی کا 75% نظام اسی سکھر بیراج پہ منحصر ہے پاکستان کا۔ تو کافی انٹرسٹنگ تھا یہ چیپٹر، امید ہے آپ سب کو پڑھ کر بہت مزہ آیا ہوگا اور بہت ساری انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی ہوگی اس سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے، تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم یہ تمام مشقی کام شیئر کریں گے، اور پھر آپ اسے اپنی کاپیز پر ریٹن ورک کی صورت میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔